तुम अब किसी काम के नहीं हो, बुढ़े निकम्मे। उसने यही कहा, ठंडा सीधा, बिना शर्म के एक निशान के। मेरा अपना बेटा, वही बच्चा जिसे मैं कंधों पर लेकर घूमता था, जो बुरे सपने आने पर मेरी छाती पर सोता था, अब मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं उसके घर में एक बोझ बन गया हूं। उसने यह सब रसोई में अपनी पत्नी के सामने कहा, जैसे मैं कोई पुरानी बेकार चीज हूं जिसे कहाँ रखना है पता नहीं। और वह चुप रही। उसने मेरा बचाव नहीं किया, उसने अपनी नजर नहीं हटाई, बस आंखों से सहमत हो गई। मेरा नाम देवराज है। मैं 40 साल से ज्यादा समय तक बढ़ई रहा, और कोई मामूली बढ़ई नहीं। गोविंदपुरी में बहुत से लोग मुझे जानते हैं। मैंने घर बनाए, रसोई ठीक की, दीवारें खड़ी की, छतें डालीं, हाथों से, कंधों से, आत्मा से काम किया। मैं सूरज निकलने से पहले उठता था और पसीने और धूल से तरबतर कमीज के साथ लौटता था। मुझे धन पर गर्व नहीं, क्योंकि वह मैंने कभी नहीं पाया। मुझे अपनी स्वाभिमान पर, ईमानदारी के काम पर और अपने बच्चों को सब कुछ देकर पालने पर गर्व है, उनकी मां के जाने के बाद भी। मैं एक साथ पिता और मां दोनों था, और मैंने कभी शिकायत नहीं की। मैं बस उन्हें खुश देखना चाहता था। रोहित मेरा छोटा बेटा था। बचपन से ही उसके सिर में आधुनिक विचार भरे रहते थे। उसने पढ़ाई की, प्रशासन में स्नातक किया, और मैंने हमेशा उसका साथ दिया। मैंने हमेशा उससे कहा, तुम मुझसे ज्यादा आगे जाओगे बेटे। और यह मैं ही था जिसने वह घर बनाया जहां वह अब रहता है, इन हाथों से ईंट ईंट जोड़कर। जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो उसने मुझे जमीन के पिछले हिस्से में एक छोटे से कमरे में रहने के लिए आमंत्रित किया। उसने कहा कि अकेले रहना अच्छा नहीं होगा, और मैं चला गया। यह मुझे उसकी तरफ से एक अच्छा इशारा लगा, लेकिन समय के साथ मीठे शब्द फीके पड़ते गए। पहले लंबी चुप्पी आई, फिर तीखे जवाब, फिर झुंझलाहट भरी नजरें, और अंत में अपमान, जैसे कि वह बुढ़ा निकम्मा। यह अजीब है कि कैसे समय चीजें बदल देता है। शुरुआत में वह मुझसे मदद मांगता था, गेट पेंट करने के लिए, नल बदलने के लिए, बच्चे को स्कूल से लाने के लिए। मैं खुशी खुशी करता था, मुझे उपयोगी महसूस होता था। लेकिन बाद में जब उसे बेहतर नौकरी मिल गई और घर महंगी चीजों से भर गया, तो ऐसा लगा कि मैं एक आदर्श परिवार की तस्वीर में बाधा डालने लगा हूं। घर के पिछले हिस्से में फटे पुराने कपड़े और तेल की गंध वाला एक बूढ़ा आदमी बैंक प्रबंधक बेटे के साथ मेल नहीं खाता था। मुझे ऐसा महसूस हुआ, और मैंने चुपचाप सब कुछ सहा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बेटा हमेशा अपने पिता को फिर से देखने की उम्मीद करता है। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। मैं मंगलवार को गिरा। मैं अटारी के पास एक पुरानी टपकती जगह देखने ऊपर गया था, जैसा मैं हमेशा करता था। भोर में बारिश हुई थी और मैंने देखा कि पानी दीवार से नीचे रिस रहा था। मैंने सीढ़ी ली, उसे फ्रेम पर रखा और ऊपर चढ़ गया, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। जिस रेलिंग को मैंने खुद लगाया था वह अब स्थिर नहीं थी, डीली थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे डीला कर दिया हो। जब तक मुझे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं फिसल गया। मैंने हवा को अपने चेहरे को काटते हुए महसूस किया, और फिर वह तेज, सूखा, हिंसक प्रहार। मेरा कंधा टूट गया, सिर पर चोट लगी, और सब कुछ अंधेरा हो गया। मैं अस्पताल में जागा। एक सफेद कमरा जिसमें शराब और अकेलेपन की गंध थी। कंधा खिसक गया था, पसलियों में चोट लगी थी। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द कुछ और था। यह जानना था कि वहां कोई नहीं था, कोई मुलाकात नहीं, कोई फूल नहीं, कोई चिंता नहीं। 3 दिन बिना किसी के आए। और जब मैंने पहली बार पूछा कि क्या मेरे परिवार से किसी ने फोन किया था, तो नर्स ने मुझे उस लहजे में जवाब दिया जिसमें दया और आदत का मिश्रण था। नहीं सर, अभी तक कोई नहीं आया है। तभी मेरे अंदर कुछ बदल गया, कुछ मेरे भीतर, क्योंकि मैंने सोचना शुरू कर दिया कि अगर यह उलटा होता, अगर वह इस अस्पताल में गिरा होता, तो मैं तुरंत वहां होता, गर्म सूप के साथ, प्रार्थना के साथ, उसके सिर पर हाथ रखकर। लेकिन मेरे लिए एक फोन कॉल भी नहीं। और तभी मुझे संदेह होने लगा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे एक सवाल पूछा जो आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकला है। उसने कहा, देवराज, क्या वह गिरना सचमुच एक दुर्घटना थी? सीढ़ी अच्छी हालत में थी। मैंने बस उसे देखा और हां कहा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ हिलने लगा था। मैं हमेशा से बहुत चौकस रहा हूं। मुझे खामोशी पसंद है, आधी अधूरी बातें, वे निगाहें जो 1000 वाक्यों से ज्यादा कहती हैं। और मैं महीनों से महसूस कर रहा था कि कुछ अलग था, कि हवा में एक तनाव था, कि रोहित की पत्नी मुझे अजीब तरह से देखती थी, कि जब मैं पास से गुजरता था तो वे दोनों फुसफुसाते थे। और अब बिस्तर पर पड़ा, ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था, मैंने टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। मुझे एक त्वरित बातचीत याद आई जो मैंने गलती से सुन ली थी। मुझे उस दिन की जल्दबाजी याद आई जब उसने मुझे ऊपर चढ़ने के लिए कहा था। मुझे रेलिंग की अनुपस्थिति याद आई। मुझे याद आया कि वह मुझे अस्पताल देखने भी नहीं आया।
और सबसे बढ़कर मुझे एक लिफाफा याद आया जो मैंने बैठक के दराज में देखा था, जिस पर किसी कानूनी सलाह का नाम लिखा था। सब कुछ समझ में आने लगा, लेकिन मुझे अभी भी निश्चितता नहीं थी, केवल संदेह और छाती में एक दर्द जो शारीरिक नहीं था। अस्पताल के उस बिस्तर पर मेरे पास सब कुछ सोचने का समय था। रोहित के बचपन को याद करने का, जन्मदिन जो मैंने साबुन से बनी मोमबत्तियों से मनाए थे, वह कॉपियां जो मैंने उधार लेकर भी खरीदी थीं, दुकान। मैंने उसकी मां के बारे में सोचा कि वह यह देखकर कैसी महसूस करती, कि क्या शायद मैंने बहुत अच्छा बनकर गलती की, क्योंकि एक समय आता है जब चुप्पी कायरता बन जाती है, और मैं अब कायर नहीं बनने वाला था, क्योंकि वहां लेटा हुआ, हाथ निष्क्रिय और आत्मा टूट चुकी। मैंने फैसला किया कि मैं बिना न्याय पाए नहीं मरूंगा। मैं बूढ़ा हूं, हाँ, और गरीब भी हूं, लेकिन मूर्ख कभी नहीं। और तब से मैंने शांति से, धैर्य से योजना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो घर बनाना जानता है वह यह भी जानता है कि उसे कब गिराने का समय है। अस्पताल ने उस सप्ताह के अंत में मुझे छुट्टी दे दी। मेरा हाथ अभी भी बंधा हुआ था और भौं पर एक कट था जो हर बार पसीना आने पर जलता था। उन्होंने मुझे घर लौटने के लिए एक एम्बुलेंस की पेशकश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने चुपचाप अपने विचारों के साथ अकेले एक टैक्सी लेना पसंद किया। वापसी का रास्ता मुझे हमेशा से लंबा लगा। वही सड़कें, वही गोविंदपुरी, वही भित्ति चित्रों वाली दीवारें, लेकिन सब कुछ मुझे अलग लग रहा था, जैसे मैंने अपना एक हिस्सा उस अस्पताल में छोड़ दिया था और अब कोई और लौट रहा था। एक बूढ़ा आदमी, हाँ, लेकिन आंखें खुली हुई। जब मैं पहुंचा, रोहित घर पर नहीं था। उसकी पत्नी नेहा ने उस यह वापस आ गया वाले चेहरे के साथ दरवाजा खोला। उसने मुझे आधे सेकंड के लिए देखा और केवल कहा, आप अपनी चीजें उस छोटे से कमरे में रख सकते हैं। न तो स्वागत है, न ही कैसा महसूस कर रहे हैं, बस उस व्यक्ति की ठंडक जो मुझे मजबूरी में बर्दाश्त करता था। मैं बिना कुछ कहे अंदर चला गया। मैं अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठ गया, वहीं जो मैंने खुद अनुकूलित किए गए 2 बर्नर वाले स्टोव के पास है, और कंक्रीट के फर्श को देखता रहा। अब यही मेरा घर था। 4 नम दीवारें, एक घिसा हुआ गद्दा और खामोशी, बहुत खामोशी। उस रात मैंने उन्हें ऊपर बहस करते सुना। मैं सब कुछ तो नहीं समझ पाया, लेकिन मैंने अपना नाम कुछ बार सुना। वह वापस आ गया है, नेहा ने कहा। फिर मैंने एक, यह सब कुछ जटिल कर देगा, रोहित द्वारा कहा गया सुना, और फिर से खामोशी। मैंने खुद को गर्दन तक ढांक लिया, लेकिन ठंड बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आ रही थी। यह सीने से आ रही थी। अगले कुछ दिनों में मैं फिर से आंगन में धीरे धीरे चलने लगा। मैं सीढ़ियां चढ़ने से बचता था। बेशक मेरी हड्डियां अभी भी दर्द कर रही थीं, लेकिन मेरे कान चौकस थे और मेरी आंखें और भी अधिक। मैंने ऐसे विवरणों पर ध्यान देना शुरू किया जो पहले मुझे नहीं दिखते थे, जैसे कि रोहित अब लिविंग रूम में एक ताले वाली अलमारी में कागजात रखता था, जो वह पहले कभी नहीं करता था, या वह मेरे साथ अकेले में बात करने से कैसे बचता था। जब भी मैं बातचीत शुरू करने की कोशिश करता, वह उसे तुरंत काट देता। देर हो रही है पिताजी, नेहा से बात करें, बाद में बात करते हैं। हमेशा बाद में, लेकिन वह बात कभी नहीं आता था। एक दोपहर जब वे जल्दी में निकल रहे थे, उन्होंने लिविंग रूम का दरवाजा आधा खुला छोड़ दिया। मैं सामने के गलियारे में झाड़ू लगा रहा था जब मैंने फर्श पर एक लिफाफा पड़ा देखा। मैंने उसे उठाया। वह रोड्रिग्स एंड एसोसिएट्स नामक एक कार्यालय से था। मैंने नाम पहचान लिया। मैंने उसे पहले उनकी अलमारी पर एक कागज पर देखा था। मैंने सामग्री पर एक नजर डाली और जो पढ़ा उससे मेरे हाथ ठंडे हो गए। यह एक मसौदा था, एक प्रारंभिक दान दस्तावेज। हम जिस घर में रह रहे थे उसका नेहा के पिता को दान, एक तिथि के साथ, डिजिटल हस्ताक्षर के साथ, और एक पैराग्राफ बोल्ड में लिखा था जो कहता था, पारिवारिक हितों की रक्षा और निवासी वरिष्ठ नागरिक के भविष्य के दावों से बचने के लिए। मैंने इसे 3 बार पढ़ा। निवासी वरिष्ठ नागरिक मैं था, वह पैराग्राफ मेरे लिए था। वे कानूनी रूप से ठंडे दिमाग से मुझसे छुटकारा पाने की योजना बना रहे थे, जैसे मैं संपत्ति का एक पुराना हिस्सा था जिसे नए मालिक के शांति से कब्जा करने के लिए हटाना था। मैंने कागज अपने पास रखा। मैं उसे वापस नहीं करने वाला था। अब वह मेरा सबूत था, मेरी तुरूप की चाल। लेकिन अभी कार्य करने का समय नहीं था। मुझे और समझना था। मुझे यह जानना था कि वे कहां तक जाने को तैयार थे। अगले सप्ताह रोहित एक वकील के साथ आया, एक युवा व्यक्ति, चिकने बाल, बीमा विक्रेता की मुस्कान। उन्होंने ऐसे परिचय दिया जैसे यह एक आकस्मिक मुलाकात हो, लेकिन मैं जानता था कि वह बातचीत शिष्टाचार के लिए नहीं थी। वकील ने मेरी स्पष्टता की प्रशंसा की। उसने कहा कि वह परिवार के कल्याण के लिए कुछ चीजों को औपचारिक बनाने में मदद करने के लिए ही वहां था। रोहित ने कुछ नहीं कहा, बस फर्श को देखता रहा। अंत में उन्होंने मुझे एक प्रस्ताव दिया। देवराज जी,
हम आपकी कहानी, आपके मूल्य को समझते हैं, लेकिन शायद आप अपनी उम्र के लिए अधिक उपयुक्त जगह पर अधिक सहज होंगे। एक सहायता वाला घर, नर्सों के साथ, गतिविधियों के साथ। वे मुझे एक वृद्धाश्रम में भर्ती कराना चाहते थे। मुझे उस घर से निकालना चाहते थे जिसे मैंने बनाया था। मुझे एक नकली मुस्कान और एक ठंडे हाथ मिलाने के साथ बाहर निकालना चाहते थे। मुझे लगा कि मैं फट पड़ूंगा, कि मैं उठकर चिल्लाऊंगा, लेकिन नहीं। मैंने गहरी सांस ली और पूछा, क्या आपने सीढ़ी ठीक कर दी है? वकील असहज होकर हंसा। रोहित ने न समझने का नाटक किया। मैं बस उठ गया और कहा, जब मैं यहां से जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा तो मैं खुद आपको बताऊंगा। तब तक कोई मेरे लिए फैसला नहीं करेगा। वे नहीं गए, लेकिन तभी मुझे समझ आया कि खेल अब गंभीर हो चुका था और मुझे सहयोगियों की जरूरत थी। मैंने अपनी टोपी पहनी, एक साफ कमीज पहनी और गोविंदपुरी के केंद्र में गया। कुछ लोग सोचते हैं कि एक बूढ़े आदमी के दोस्त नहीं होते। बकवास। बूढ़े आदमी के पास याददाश्त होती है और याददाश्त किसी भी नए बंधन से ज्यादा मजबूत होती है। मैं एक पुराने दोस्त जयराम, एक सेवानिवृत्त बढ़ई की तलाश में गया जो मेरे जैसा ही था, लेकिन अब गोविंदपुरी के ट्रेड यूनियन में काम करता था। उसने मुझे गर्म चाय और एक मजबूत गले लगने के साथ स्वागत किया, और जब मैंने उसे सब बताया तो उसकी आंखें नम हो गईं। वे आपको आपकी अपनी कहानी से निकालना चाहते हैं देवराज, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। वही मुझे गोविंदपुरी की एक युवा वकील के पास ले गया। उसकी बेटी की दोस्त छोटी थी, पर उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मैंने उसे रॉड्रिगेज बिना एसोसिएट्स के दफ्तर का वह कागज दिखाया। मैंने उसे सीढ़ियों से गिरने, छिपे हुए कागजों और रसोई में कही गई बातों के बारे में बताया। उसने मुझे शांति से सुना और अंत में कहा, अगर आप मुझे अनुमति देते हैं तो मैं एक निवारक प्रक्रिया शुरू कर सकती हूं। यह आपको किसी भी बेदखली के प्रयास से बचाएगा और हमें गिरने की जांच करने का भी समय देगा। अगर लापरवाही या तोड़फोड़ के संकेत मिलते हैं तो हम और आगे जा सकते हैं। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। पहली बार मुझे लगा कि मैं अपने पैरों पर फिर से चलने लगा हूं, कि अब मैं टुकड़ों की उम्मीद करने वाला बुढ़ा नहीं रहूंगा। मैं देर शाम को घर लौटा। आसमान लाल था, खूबसूरत, लेकिन मेरा दिल अभी भी उदास था। मैं जानता था कि युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन मैं यह भी जानता था कि इस बार मैं हारने वाला नहीं था। जिंदगी बेटे चीजों को प्रकट करने का एक अजीब तरीका रखती है। कभी कभी आदमी दशकों तक कुछ भी उम्मीद किए बिना देता रहता है, लेकिन एक समय आता है जब सबसे शांत व्यक्ति भी अदृश्य होने से थक जाता है। वकील की यात्रा के बाद घर का माहौल गीली लकड़ी के धुएं से भी ज्यादा घना हो गया था। नेहा तो अब मुझे नमस्ते भी नहीं करती थी। वह मेरे पास से मुंह बिगाड़ कर निकल जाती थी, जैसे मैं उसके जूते में कोई पत्थर हूं। रोहित किसी भी बातचीत से बचता था। वह हेडफोन लगाए अपनी दुनिया में बंद रहता था, जैसे मैं अब मौजूद ही नहीं था। और फिर भी मैं वहां हर दिन था, देखता हुआ, सुनता हुआ, हर हाव भाव, हर शब्द, हर अजीब आह को मानसिक रूप से दर्ज करता हुआ। वकील का नाम मारियाना है। उसने मुझे शांत रहने, उकसाने से बचने और झगड़ों में न पड़ने के लिए कहा, लेकिन उसने मुझे एक स्पष्ट दिशा भी दी। देवराज जी, अगर वे आपको बाहर निकालना चाहते हैं तो वे इसे जल्द ही करने की कोशिश करेंगे, और हिंसा से नहीं, कागजों से, धोखे से, हस्ताक्षरों से। हमें तैयार रहना होगा। तो मैंने वही किया जो मैं सबसे अच्छा करता हूं, यह दिखावा करना कि मुझे कुछ नहीं पता। मैं और भी शांत हो गया। मैंने उन्हें यह सोचने दिया कि मैं अभी भी कमजोर, विचलित हूं, किसी भी आम दादाजी की तरह जो अपने कोने में संतुष्ट है। लेकिन मेरे भीतर मैं एक ज्वालामुखी था, क्रोध से नहीं, दृढ़ संकल्प से। एक सुबह जब नेहा बाजार जा रही थी, उसने अपना पर्स मेज पर खुला छोड़ दिया। यह जानबूझकर नहीं था, जाहिर है, लेकिन मैंने देखा कि उसके अंदर क्या था। उसी कानूनी दफ्तर के लोगों वाली एक नीली फाइल। उस रात जब वे सो रहे थे, मैं चुपचाप नीचे गया। मैं कमरे तक गया और सावधानी से तलाशा। मैं चोरी नहीं करना चाहता था, मैं ऐसा नहीं हूं। मुझे बस यह समझने की जरूरत थी कि वे क्या योजना बना रहे थे, और मुझे वह मिल गया। निवास अनुबंध का एक मसौदा, एक दस्तावेज जिसमें रोहित और नेहा ने घोषित किया कि देवराज अपनी स्वेच्छा से, स्वास्थ्य कारणों से संविधान निवास में स्थानांतरित होने को स्वीकार करते हैं। आपसी सहमति से इस निर्णय पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। अपनी स्वेच्छा से वर्तमान में कब्जे वाली संपत्ति पर किसी भी दावे को छोड़ रहे हैं। मैंने कभी कुछ भी हस्ताक्षर नहीं किया, कभी कुछ भी स्वीकार नहीं किया। वह दस्तावेज एक जालसाजी था, एक जाल। वे मेरी किसी और समय की हस्ताक्षर का उपयोग करने या उसे जाली बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे ठीक से नहीं पता था कि कैसे, लेकिन मैंने समझा कि वह क्या था। एक कानूनी घात।
मैंने जानकारी सुरक्षित रखी। मैंने मारियाना द्वारा दिए गए पुराने सेलफोन से तस्वीरें लीं, एक सरल मॉडल लेकिन अच्छे कैमरे वाला। फिर मैंने सब कुछ वापस उसकी जगह पर रख दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन कठिन थे, क्योंकि जब कोई सच जानता है तो हर हावभाव ज्यादा भारी लगता है, हर नज़र ज्यादा दर्द देती है। मुझे याद आया जब रोहित बच्चा था, कैसे वह सड़क पर मेरा हाथ पकड़ता था, कैसे मैं काम पर जाता था तो वह रोता था। मुझे उसके पहले जूते याद आए जो मैंने औजार बेचकर खरीदे थे। मेरे कमरे के दरवाजे पर वह जो चित्र छोड़ जाता था, और मैंने सोचा कि सब कुछ कहाँ टूटा, वह इतना कब बदल गया, या मैं ही वह था जिसने देखना नहीं चाहा। कभी कभी आदमी बच्चों को पालता है, कृतज्ञता की उम्मीद करता है, लेकिन जीवन आत्मा से दी गई चीजों को सिक्कों में वापस नहीं लौटाता है, और फिर भी आदमी देता है, क्योंकि पिता होना यही है, देना है, लेकिन पुरुष होना यह भी है कि कब सीमा तय करनी है। एक दोपहर में रोटी खरीदने के बहाने बाहर निकला। मैं मारियाना के क्लिनिक तक चला गया। मैंने उसे तस्वीरें दिखाईं। उसने उन्हें चुपचाप देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध का मिश्रण था। यह गंभीर है देवराज जी, बहुत गंभीर। वे आपकी वास्तविक सहमति के बिना आपको बाहर निकालने के लिए सब कुछ तैयार कर रहे हैं। यह जालसाजी है, यह संपत्ति का दुरुपयोग है, यह संस्थागत हिंसा है। लेकिन इन सबूतों के साथ अब हम एक औपचारिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? मैंने सिर हिलाया। मेरी आवाज नहीं कांपी। यह अब केवल मेरे बारे में नहीं है, यह इस देश के सभी बुजुर्गों के लिए सम्मान के बारे में है जो हमें मिलना चाहिए। वह मुस्कुराई और लिखना शुरू किया। इस बीच घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था, या कम से कम ऐसा ही लग रहा था, जब तक कि एक रात रोहित मेरे छोटे कमरे में नहीं आया। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। पिताजी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उसने मुझे महीनों से पिताजी नहीं बुलाया था। मैंने उसे देखा। उसका चेहरा पीला घबराया हुआ था। जरूर, अंदर आओ। वह मेरे सामने बैठ गया, फर्श की ओर देखा, फिर आंखें उठाईं। देखिए, मैं जानता हूं कि चीजें ठीक नहीं हैं, लेकिन यह ऐसा नहीं है जैसा लगता है। हम बस आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। मुझे मेरी मर्जी के बिना वृद्धाश्रम भेजने वाले थे। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। उसका चेहरा जम गया। क्या तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? उसने कुछ नहीं कहा, सिर झुका लिया, गहरी सांस ली। यह इतना आसान नहीं है पिताजी। हमें कर्ज चुकाना है। नेहा के पिता दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने घर के बदले हमें कर्ज देने की पेशकश की है। सब कुछ उलझ गया था और मैं आपको बता नहीं पा रहा था। तो समाधान मुझे हटाना था, मेरे इतिहास को मिटाना था। नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने सोचा था कि यह आसान होगा अगर आप। मैंने उसे पूरा नहीं सुना। मैं खड़ा हो गया। तुमने सोचा था कि यह दिखावा करना आसान होगा कि तुम्हारा पिता अब नहीं रहा। तो मुझे एक बात कहने दो रोहित, मैं यहां हूं, मैं ठीक हूं, और मैं गायब नहीं होऊंगा ताकि तुम अधिक आराम से जी सको। तुम अकेले पैदा नहीं हुए थे लड़के, मैंने तुम्हें पाला है। मेरे इन हाथों से जिन पर छाले पड़ गए हैं, मैंने ये घर बनाया है, और तुम मुझे चुपके से हस्ताक्षरित कागज से मिटा नहीं पाओगे। वह बिना कुछ कहे चला गया। उसने दरवाजा धीरे से बंद किया, जैसे कोई भूत से भाग रहा हो। उस रात मैं कम सोया, लेकिन सपने बहुत देखे। मैंने खाली घर का सपना देखा, दीवारों का नाम पुकारते हुए, और एक आवाज जो मुझसे कह रही थी, न्याय करो देवराज, बदले के लिए नहीं, स्वाभिमान के लिए। और मैं वही करने वाला हूं। कहते हैं कि बुजुर्ग लड़ना नहीं जानते, कि बुढ़ापा कमजोरी का पर्याय है, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उम्र हमें अलग तरह से लड़ना सिखाती है। मुट्ठियों से नहीं, चीखों से नहीं, बल्कि रणनीति से, धैर्य से, और उस ज्ञान से जो बहुत कुछ देख चुका है, धोखा खाने के लिए नहीं। रोहित के साथ उस बातचीत के बाद घर में सन्नाटा पहले से ज्यादा भारी हो गया। हम गलियारे में अजनबियों की तरह एक दूसरे से मिलते थे। नेहा अपनी ओर से जहर भरी शिष्टता का ढोंग करती थी। क्या आप कॉफी चाहेंगे देवराज जी? उसकी नजरें सब कुछ कह रही थीं जो इसके विपरीत था। तुम अभी भी यहां क्यों हो? लेकिन मैं अब वह नहीं था जो अस्पताल से भ्रमित और घायल होकर लौटा था। अब मैं एक सतर्क व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जो वर्षों में पहली बार समझ गया था कि उसकी गरिमा किसी भी छत से ज्यादा कीमती थी। मेरी सबसे मजबूत सहयोगी बनी अधिवक्ता मारिया। हर मंगलवार हम उनके दफ्तर में मिलते थे, जो गली की एक कोने वाली दुकान में था, पुरानी बेकरी के सामने। वहां वह मुझे बताती थी कि वह क्या तैयारी कर रही है। देवराज जी, मैंने संपत्ति सुरक्षा के लिए आवेदन कर दिया है। इसका मतलब है कि घर का कोई भी लेन देन आपकी स्पष्ट अनुमति के बिना नहीं हो सकता। न तो आपका बेटा और न ही कोई और कानूनी रूप से कुछ भी कर सकता है, जब तक आप उस पर हस्ताक्षर न करें। उसके शब्दों ने मुझे सांस दी।
मुझे लगा कि आखिरकार कोई मेरे पक्ष में था, लेकिन यह सब नहीं था। मारिया ने जोर दिया कि हम गिरने की जांच करें। उसे संदेह था कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। एक सीढ़ी अपने आप ढीली नहीं होती देवराज जी, और खासकर अगर आप उसे नियमित रूप से देखते हों। मैं यह अंदर से जानता था, लेकिन उसे जोर से कहते हुए सुनना मुझे क्रोध और उदासी का मिश्रण दिया। क्या रोहित वास्तव में इतनी दूर चला गया था? क्या वह ऐसा कुछ करने में सक्षम था? मुझे इस पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन टुकड़े एक दूसरे में ज्यादा से ज्यादा फिट बैठ रहे थे। मेरे यूनियन के दोस्त जोस रामन की मदद से हमें एक युवा विशेषज्ञ मिला जो सीढ़ी और रेलिंग की जांच करने आया। कुछ मिनटों की जांच के बाद लड़के ने मुझसे कहा, देवराज जी, यहां जानबूझकर ढीला करने के निशान हैं। ये प्राकृतिक टूट फूट नहीं है। किसी ने पेंच हटाए थे और उन्हें ढीला करके वापस लगा दिया था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यही वह सबूत था जिसकी हमें जरूरत थी। हमने तस्वीरें लीं, एक वीडियो रिकॉर्ड किया और मारिया ने सब कुछ अपनी फाइल में दर्ज कर लिया। इस बीच रोहित सब कुछ से अनजान लग रहा था, या शायद उसे बस यह एहसास नहीं था कि मैं अब वह त्यागा हुआ बुजुर्ग नहीं था जैसा वह सोचता था। जब भी वह मुझसे बात करने की कोशिश करता, मैं छोटे वाक्यों में जवाब देता, अपने शब्दों को तोलते हुए। मैं लड़ना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि वह खुद ही खुद को उजागर करे, और मौका जल्द ही आ गया। एक शनिवार सुबह मैंने उसे आंगन में फोन पर बात करते सुना। उसे लगा कि मैं सोया हुआ हूं, लेकिन मेरे कान पहले से ज्यादा बेहतर काम करते हैं। हाँ पिताजी, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, रोहित कह रहा था। लेकिन बुजुर्ग मुश्किल हो रहे हैं, कुछ भी हस्ताक्षर नहीं करना चाहते। नेहा कहती है कि हमें इसे तेज करना चाहिए। इससे पहले कि वाक्य अधूरा रह गया जब उसे एहसास हुआ कि मैं गलियारे में आ गया था। उसने डर के मारे मेरी ओर देखा। उसने तुरंत फोन काट दिया और हकलाया। वह एक दोस्त था। मैंने बिना कुछ कहे उसे बस देखा। उस सन्नाटे ने उसे किसी भी चीख से ज्यादा घबरा दिया। उसी शाम मैं अपनी पुरानी कुर्सी पर छोटे कमरे के सामने बैठा और एक पत्र लिखने लगा। यह रोहित के लिए नहीं था, यह मेरे लिए था, ताकि मैं न भूलूं कि मैं क्यों लड़ रहा था। मैंने उस घर में रखी हर ईंट के बारे में लिखा, अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए रातों की नींद हराम करने के बारे में, उनके मांस खाने और मेरे राजमा चावल खाने के दौरान किए गए बलिदानों के बारे में, और कैसे कृतज्ञता घृणा में बदल गई थी। मैंने उस पत्र को एक धातु के बक्से में पुरानी परिवार की तस्वीरों के साथ रख दिया। यह मेरी याद दिलाता था, मैं एक बुढ़ा निकम्मा नहीं हूं, मैं देवराज हूं, और मैं अभी भी अपना भाग्य तय कर सकता हूं। मारिया ने फोन कॉल के अंदाज के बारे में जानकर तेजी से काम करने का फैसला किया। हम स्थानीय न्यायाधीश के साथ सुनवाई का अनुरोध करने जा रहे हैं। सीढ़ी के सबूत और दान के दस्तावेज एक जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने कहा, तैयार रहो, रोहित या नेहा से उकसावे में मत आओ। मैंने मान लिया। मैं जानता था कि अब मेरा सबसे बड़ा हथियार मेरी चुप्पी है, पर एक रात ऐसी थी जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक रात जब मैं लगभग अपना आपा खो चुका था, मैं आंगन में तारों से भरे आसमान को देख रहा था। तभी रोहित मेरे पास बियर का गिलास ले आया। थोड़ा परेशान लग रहा था। पिताजी, उसने कहा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूं। आप नहीं समझते हम पर कितना दबाव है। कर्ज, बैंक, बच्चे की स्कूल की फीस। मैंने उसकी तरफ देखा और मुझे वह आदमी नहीं दिखा जो अपने कामों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था। मुझे वह बच्चा दिखा जो कभी मेरी गोद में बैठता था और मुझसे वादा करता था कि वह हमेशा मेरा ख्याल रखेगा, और मेरे अंदर कुछ टूट गया। मेरी मदद करना, क्या तुम ऐसा सोचते हो? अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते तो मेरी आंखों में देखते और सच बोलते। मुझे बोझ की तरह नहीं समझते। मुझे धक्के नहीं मारते रोहित, क्योंकि हां, मैं जानता हूं कि तुमने ही उस सीढ़ी को ढीला किया था। वह पीला पड़ गया, निशब्द। उसने अपनी नजरें झुका लीं। मैं बस। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। वह मुड़ा और घर में चला गया, दरवाजा खुला छोड़ दिया। उस दिन से तनाव असहनीय हो गया। नेहा मुझसे बमुश्किल बात करती थी। बच्चा, मेरा पोता, पूरे माहौल को अजीब महसूस करता था और मुझसे पूछता, दादाजी, आप अब मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? मैं कोई बहाना बनाता, दादाजी थक गए हैं बेटा, लेकिन जल्द ही हम फिर से दौड़ेंगे। उस रात मुझे मारियाना का फोन आया। देवराज जी, जज ने सुनवाई स्वीकार कर ली है। यह 1 हफ्ते में होगी, लेकिन आपको मजबूत रहना होगा। वे आपको हेरफेर करने की कोशिश करेंगे, आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लगता है कि आप उनका सामना कर सकते हैं? मैंने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, मारियाना, मैं 74 साल से जिंदगी का सामना कर रहा हूं। मैं अब हार नहीं मानूंगा। दिन महीनों की तरह बीत गए। उस घर में हर मिनट धैर्य की परीक्षा थी।
जब तक एक गुरुवार दोपहर एक पंजीकृत पत्र नहीं आया। रोहित ने उसे यह जाने बिना खोला कि मैं देख रहा था। मैंने देखा कि उसे पढ़ते ही उसका चेहरा कैसे बिगड़ गया। यह सुनवाई की सूचना थी। उसने मुझे गुस्से से देखा। क्या यह तुम थे? क्या तुम थे जिसने हमें रिपोर्ट किया? नहीं रोहित, मैंने किसी की शिकायत नहीं की। मैंने बस अपना बचाव किया, क्योंकि अगर तुम अपने पिता का सम्मान नहीं करते तो दुनिया को तुम्हें सिखाना होगा कि एक आदमी का सम्मान कैसे किया जाता है। उसने कुछ और नहीं कहा। उसने पत्र मेज पर फेंका और सीढ़ियों से ऊपर चला गया। उस रात मैं आराम से सोया। कई हफ्तों में पहली बार मुझे लगा कि हवा मेरे पक्ष में बह रही है, लेकिन मुझे पता था कि सबसे मुश्किल अभी बाकी है। यह सिर्फ घर के लिए लड़ाई नहीं थी, यह मेरी गरिमा के लिए लड़ाई थी। यह साबित करने के लिए कि उम्र मुझे अदृश्य नहीं बनाती, और मैं अंत तक जाने को तैयार था। सुनवाई की सुबह ग्रे रंग की थी। आसमान का चेहरा भी मेरे जैसा लग रहा था, बादल छाए हुए, थके हुए पर दृढ़। मैं सुबह जल्दी उठ गया। मैंने वही सफेद कुर्ता पहना जो मैंने अपने पोते के नामकरण में पहना था, वह जिसे मैंने खास मौकों के लिए सहेज कर रखा था। आज वह एक खास दिन था, उत्सव का नहीं बल्कि खुद के सम्मान के लिए। मैं निकलने से पहले शीशे में देखा। झुर्रियों ने युद्ध के पुराने साथियों की तरह मेरा अभिवादन किया और मैंने उनसे फुसफुसाते हुए कहा, आज हम कांपेंगे नहीं, आज हम सीधे देखेंगे। जोसेफ अपनी गाड़ी से मुझे लेने आया। उसने मुझे प्लास्टिक के गिलास में गर्म चाय दी और पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वह जानता था, मैं जानता था क्या होने वाला था। यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, यह स्मृति, न्याय, गरिमा का एक कार्य था। कचहरी अनजान लोगों से भरी हुई थी। युवा वकील, हड़बड़ी में सचिव, लोग चिंता से भरे चेहरों के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मारियाना पहले ही गेट पर मेरा इंतजार कर रही थी। उसने गर्म मुस्कान के साथ मेरा अभिवादन किया, लेकिन उसकी आंखें गंभीर थीं। सब तैयार है देवराज जी, आप मेरे साथ अंदर चलेंगे, वे अलग से आएंगे। मैंने चुपचाप सिर हिलाया। मेरे पेट में गड़बड़ थी, लेकिन दिल शांत था। जो मुझे कहना था वह मैंने अभ्यास नहीं किया था, मैंने उसे जिया था। हमें कमरे नंबर 3 में बुलाया गया। हम अंदर चले गए। मैं मारियाना के बगल में बाईं ओर बैठ गया। हमारे सामने एक खाली मेज। कुछ मिनटों बाद रोहित और नेहा अपने वकील के साथ आए। वही युवा व्यक्ति जो हफ्तों पहले मेरे घर आया था और जिसकी प्लास्टिक की मुस्कान थी। उसने मुझे उसी चेहरे से देखा कि यह सिर्फ एक प्रक्रिया है, बूढ़े आदमी। लेकिन इस बार मैंने अपनी नजरें नहीं हटाईं। मैंने उसे सीधे देखा, जैसे किसी को देखा जाता है जो कानूनी न्यूनतम से अधिक सम्मान का हकदार नहीं है। जज एक बुजुर्ग आदमी थे, जिनकी दाढ़ी अच्छी तरह से कटी हुई थी और आंखें थकी हुई थीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह जानते थे कि उनके सामने जो मामला था वह कोई सामान्य मामला नहीं था। उन्होंने हमें सम्मानपूर्वक और बिना किसी रुकावट के बात करने के लिए कहा। मारियाना पहली थीं जिन्होंने बात की। श्रीमान न्यायाधीश, मैं श्री देवराज गलियारा का प्रतिनिधित्व करती हूँ, जो 20 साल से अधिक समय से इस संपत्ति के निवासी हैं। श्री गलियारा श्री रोहित गलियारा के पिता हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ मेरे मुवक्किल की पूर्ण और स्वैच्छिक सहमति के बिना संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित करने का प्रयास किया है। इसके अलावा जबरन संस्थागतकरण के गंभीर संकेत हैं, साथ ही कानूनी दस्तावेजों में संभावित हेरफेर भी। रोहित के वकील तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने मेरा ध्यान मेरी उम्र, मेरी स्वास्थ्य स्थिति की ओर मोड़ने की कोशिश की, यह कहते हुए कि देवराज जी को भ्रम के दौरे पड़ते हैं और यह सब परिवार तो बस उनके लिए अच्छा चाहता है। उन्होंने तो यह भी कहा कि दानपत्र पर हस्ताक्षर वैध थे और मैंने पहले मौखिक सहमति दी थी। तभी नेहा ने तस्वीरें दिखाईं, छिपे हुए दस्तावेज की, हेरफेर की गई सीढ़ी की, और फिर विशेषज्ञ को बुलाया। एक गंभीर युवा तकनीशियन, जिसने स्पष्ट रूप से समझाया कि रेलिंग के पेंच जानबूझकर ढीले किए गए थे। न्यायाधीश ने भौहें चढ़ाईं, चश्मा ठीक किया और अंततः मुझे देखा। देवराज जी, आपकी बारी है, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं धीरे से उठा, अपना समय लिया, न्यायाधीश को देखा, फिर अपने बेटे को, फिर जमीन को, और बोला, मेरा नाम देवराज है, मेरी उम्र 74 साल है। मैं कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, कानून पढ़ना नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि हाथों से घर कैसे बनाया जाता है। यह घर जहां मैं रहता हूं, जहां मैं अपनी पत्नी के साथ रहता था, जहां मैंने अपने बच्चों को पाला, मैंने इसे ईंट ईंट करके बनाया है, पैसों से नहीं, पसीने से, उम्मीद से और प्यार से। कुछ महीने पहले मेरे बेटे ने मुझे बुढ़ा निकम्मा कहा था। उसने यह मेरे मुंह पर कहा और उसके कुछ ही समय बाद मैं सीढ़ी से गिर गया। एक सीढ़ी जो, जैसा कि आज सिद्ध हुआ, उससे छेड़छाड़ की गई थी। तब से मैं डर में जी रहा हूं, अपनी ही कहानी से निकाल दिए जाने के डर में, भुला दिए जाने के डर में।
मैंने थूक निगला। मुझे लगा जैसे मेरी छाती जल रही थी, लेकिन मैंने अपनी नजर नहीं झुकाई। मैं यहां बदला लेने के लिए नहीं हूं। मैं यहां उनकी आवाज उठाने आया हूं जिनमें अब बोलने की ताकत नहीं बची, क्योंकि हर रोज इस देश में एक दादा को चुप करा दिया जाता है, छिपा दिया जाता है, बिना किसी कारण के अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है, और यह रुकना चाहिए। मैं घर का बोझ नहीं हूं। मैं इस घर का, इस परिवार का हिस्सा हूं, और भले ही मेरे पास इस दुनिया में थोड़ा ही समय बचा हो, मैं इसे स्वाभिमान के साथ जीना चाहता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। यहां तक कि न्यायाधीश भी भावुक लग रहे थे। नेहा मुझे शर्म और गुस्से के मिले जुले भाव से देख रही थी। रोहित मुझे बस देख ही नहीं रहा था, उसकी आंखें अपने कांपते हाथों पर टिकी थीं। न्यायाधीश ने 20 मिनट का अवकाश मांगा। हम गलियारे में निकल गए। मारियाना ने मेरा हाथ थामा। यह एकदम सही था देवराज जी, सच्चा, स्पष्ट, मानवीय। वे इसे पलट नहीं सकते। जोसे रामोन एक पानी की बोतल लेकर आया। उसने बिना कुछ कहे मुझे पेशकश की। मैंने पिया। मुझे हल्का महसूस हुआ, जैसे मैंने बरसों से ढोया हुआ कोई बोझ उतार दिया हो। कमरे में लौटते ही न्यायाधीश सीधे मुद्दे पर आए। उन्होंने कहा कि सबूतों के आधार पर संपत्ति के दान या हस्तांतरण की किसी भी प्रक्रिया को निलंबित कर दिया गया है, कि बड़े व्यक्ति के खिलाफ जबरदस्ती कब्जे और दुर्व्यवहार के प्रयास की औपचारिक जांच शुरू की जाएगी, और यदि आवश्यक हुआ तो प्रतिबंधात्मक उपाय किए जाएंगे। रोहित के वकील ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन न्यायाधीश ने उन्हें रोक दिया। हम यहाँ पारिवारिक व्यवसाय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम अधिकारों की बात कर रहे हैं, और इस व्यक्ति देवराज जी के पास वे अधिकार हैं। न्यायालय से बाहर निकलते ही सूरज आखिरकार बादलों से बाहर आ गया। हम धीरे धीरे फुटपाथ पर चले। मारियाना चुपचाप मेरे साथ थी। जोसे रामोन पीछे चल रहा था, जैसे किसी जनरल का साथ दे रहा हो जो युद्ध से लौट रहा हो। यह अंत नहीं था। अभी भी कुछ बातें सुलझानी बाकी थीं, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। मुझे अब डर नहीं था। मैं अब अदृश्य महसूस नहीं कर रहा था। उस दोपहर जब हम घर लौटे, नेहा जा चुकी थी। वह कुछ सामान ले गई थी। रोहित अकेले बैठक में बैठा था। उसने मुझे देखा, मैंने भी उसे देखा, और बिना कुछ कहे मैं अपने कमरे में चला गया। शायद किसी दिन वह समझेगा कि उसने क्या किया, शायद, लेकिन अभी के लिए मेरे पास कुछ और महत्वपूर्ण था सहेजने के लिए। मेरा स्वाभिमान। मुकदमे के बाद के दिन अजीब थे। मैं नहीं जानता कि इसे कैसे समझाऊं। कोई सोचता है कि इतने दर्द, इतने तनाव, इतनी अपमान के बाद जीत की भावना, पूरी राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे मामले में नहीं। जो आया वह एक गहरा सन्नाटा था, एक तरह का खालीपन, जैसे जब एक बहुत तेज तूफान खत्म होता है और सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन डालियां जमीन पर टूटी पड़ी रहती हैं। हवा साफ होती है, हाँ, लेकिन कोई जानता है कि कुछ हमेशा के लिए बदल गया है। घर अलग था। नेहा कभी वापस नहीं लौटी। रोहित बिना मुझे देखे सीढ़ियों से उतरता, जल्दी खाना खाता और चला जाता। न एक शब्द, न समझाने की कोई कोशिश। मुझे लगता है कि उसे नहीं पता था कि उस आदमी को कैसे देखे जिसे उसने मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन यह अब मेरी चिंता नहीं थी। मुझे कुछ और जरूरी था, खुद को फिर से बनाना। कभी कभी लोग सोचते हैं कि खुद को फिर से बनाना शून्य से शुरू करना है। मुझे लगता है कि नहीं। 74 साल की उम्र में शून्य से शुरू नहीं करते, खंडहरों से शुरू करते हैं, जो बचा है उससे। और यह एक अलग तरह की ताकत की मांग करता है। सबसे पहले मैंने अपना छोटा कमरा साफ किया, इसलिए नहीं कि वह गंदा था, बल्कि इसलिए कि मैं उसे एक नया रूप देना चाहता था। मैंने पुरानी चीजें फेंक दी जो अब इस्तेमाल नहीं करता था। पड़ोस के एक बच्चे को किताबें दे दी। महीनों से टिमटिमाते हुए लैंप को ठीक किया। दीवार पर अपनी पत्नी की एक तस्वीर टांगी, वह वाली जिसमें वह बालों में फूलों के साथ है, आंखों से मुस्कुराते हुए। मैंने उस दोपहर उसे काफी देर तक देखा। मैंने उससे कहा, देखा पुरानी, मैं अभी भी यहां हूं। उन्होंने मुझे मिटाया नहीं। फिर मैंने मारियाना से बात की। मैंने उससे पूछा कि क्या कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। उसने समझाया कि अब सब कुछ अभियोजन पक्ष के हाथों में था, लेकिन मेरी सुरक्षा की गारंटी थी। उसने मुझे कागजात शुरू करने और घर को पूरी तरह से मेरे नाम पर कानूनी रूप से रखने में मदद की पेशकश की। सुरक्षित। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन कुछ और मांगा। क्या आपको लगता है कि आप वसीयत बनाने में मेरी मदद कर सकते हैं? उन्होंने मुझे आश्चर्य से देखा, लेकिन दया से नहीं। उन्होंने सिर हिलाया। बिल्कुल देवराज जी। क्या आप इसे अभी करना चाहते हैं? नहीं, अभी नहीं। पहले मैं अच्छी तरह सोचना चाहता हूं। मैं विरासत नहीं छोड़ना चाहता, मैं दिशा छोड़ना चाहता हूं। मैंने कई शामें इसी बारे में सोचते हुए बिताई। जब कोई सब कुछ दे चुका हो तो वह क्या छोड़ता है?
एक घर, एक बैंक खाता, एक जमीन का क्या मूल्य है अगर जिसने उसमें जीवन बिताया उसका सम्मान करना नहीं सिखाया जाए। एक दिन मुझे समाज कल्याण विभाग से एक पत्र मिला। यह एक स्थानीय स्कूल में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर भाषण देने का निमंत्रण था। पहले मुझे लगा कि यह गलती थी, मैं युवाओं के सामने बोलूं, लेकिन पत्र के नीचे मारियाना का नाम था। उन्होंने ही इसका प्रबंध किया था। मैं धड़कते दिल, थोड़े कांपते हाथों से गया, लेकिन उसी सफेद कुर्ता में जो मैंने अदालत में पहना था। उन्होंने तालियों से मेरा स्वागत किया। मैं हाई स्कूल के बच्चों के एक समूह के सामने बैठा और उनसे बात की, न सुंदर वाक्यांशों से, न तैयार भाषणों से। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। मैंने उनसे एक ऐसे देश में बूढ़े होने के बारे में बात की जो जवानी को पूछता है। मैंने उनसे उन नज़रों के बारे में बात की जो अपमान से ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। मैंने उनसे उस चुप्पी के बारे में बात की जो हम पर थोपी जाती है, मानो 60 के बाद हमारे पास कहने को कुछ न बचा हो। और अंत में एक लड़का, शायद 13 साल से ज्यादा का नहीं होगा, ने हाथ उठाया और पूछा, और क्या आपने अपने बेटे को माफ कर दिया? मुझे तुरंत जवाब नहीं सूझा। मैंने छत की ओर देखा, लंबी सांस ली और कहा, मैं सीख रहा हूं। माफ करना भूलना नहीं है, यह दूसरों का बोझ ढोना बंद करना है। उसे अपना बोझ खुद उठाना होगा। मेरे पास पहले से ही अपना बहुत कुछ है। मैं उस स्कूल से हल्का होकर निकला, मानो मेरी आत्मा थोड़ी धुल गई हो। और मैंने एक बात समझी, मैं अभी भी उपयोगी हो सकता हूं। पहले की तरह नहीं, दीवारें उठाकर नहीं, बल्कि अपने अनुभवों, भावनाओं और ठोकरों से सीखे गए सबक को साझा करके। मैंने गोविंदपुरी में सामुदायिक केंद्र का दौरा करना शुरू कर दिया। कभी कभी मैं बस दूसरे बुजुर्गों के साथ लूडो खेलने जाता था। अन्य समय मैं किसी से भी बात करने के लिए एक बेंच पर बैठ जाता था। मैंने पाया कि मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, दादा दादी, जो छोटे कमरों में रहते हैं, अकेले खाते हैं और चुपचाप अपमान सहते हैं। लेकिन मैंने यह भी पाया कि हार मानने से इनकार करने वाले बूढ़े व्यक्ति की आंखों में ताकत होती है। वहां कुछ अविनाशी है, कुछ ऐसा जो कभी नहीं मरता। एक सुबह मुझे सबसे अप्रत्याशित मुलाकात मिली। रोहित मेरे दरवाजे पर अकेला आया, बिना वकील के, बिना कागजात के, बस आंखें झुकाए और हाथ में मीठी रोटी का एक पैकेट लिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूं पिताजी? मैंने सिर हिलाया। वह बैठ गया। उसने मुझे चाय पीने की पेशकश की, लेकिन मैंने कहा कि मैं पहले ही पी चुका हूं। हमने मिनटों तक बिना बात किए बिताए, केवल घड़ी की आवाज। फिर उसने कहा, मैं जानता हूं कि मुझे आपसे कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं आपको देखना चाहता था, आपको सुनना चाहता था, यह कहना चाहता था कि मेरे पास कोई बहाना नहीं है, केवल शर्म है। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैंने उसे देखा और एक पल के लिए मुझे छोटा रोहित दिखाई दिया, वही जो सोने से पहले मुझसे कहानियां सुनाने को कहता था, वही जो बिजली कड़कने पर छिप जाता था। क्या तुम्हें इसलिए पछतावा है क्योंकि तुम्हें पकड़ लिया गया, या तुम समझ गए कि तुमने क्या किया? उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मुझे पछतावा है क्योंकि मैं अपने सामने बैठे पिता को नहीं देख पाया, क्योंकि मैं अंधा था, क्योंकि मैंने अपने अहंकार और महत्वाकांक्षा को उस चीज को खोने दिया जो सबसे मूल्यवान थी। मैंने उससे यह नहीं कहा कि उसे माफ कर दिया गया है, न ही उसे गले लगाया। मैंने बस उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें अपने फैसलों के साथ जीना होगा, मुझे भी, लेकिन आज मैंने तुम्हें सुना और यह एक शुरुआत है। वह उसी मीठी रोटी के पैकेट के साथ चला गया जो अछूता था। उसने उसे मेज पर छोड़ दिया। मैंने उसे हफ्तों तक नहीं देखा, लेकिन मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैं उससे नफरत भी नहीं करता था, बस उसे समझता था। कभी कभी जीवन हमें सही सुलह नहीं देता, ये हमें संक्षिप्त मुलाकातें देता है, ईमानदार नजरें देता है, ऐसे पल जहां मानवीयता खंडहरों के बीच से झांकती है, और कभी कभी इतना ही काफी होता है। उसी दिन मैंने अपनी वसीयत पूरी कर ली। मैंने घर, जमीन या पैसा नहीं छोड़ा, मैंने शब्द छोड़े। मैंने प्रत्येक पोते पोती के लिए एक पत्र छोड़ा। मैंने अपनी कहानी सुनाते हुए एक रिकॉर्डिंग छोड़ी और वसीयत में एक स्पष्ट अनुरोध छोड़ा कि यह घर किसी दिन एक ऐसी जगह बन जाए जहां अन्य बुजुर्गों को आश्रय, आवाज और सम्मान मिल सके, कि यहां उनकी कहानियां सुनी जाए, कि यहां उन्हें बुझाया ना जाए। क्योंकि अंत में बेटा, इंसान वह नहीं छोड़ता जो उसके पास है, इंसान वह छोड़ता है जो वह है। और मैं देवराज हूं, और मेरे पास अभी भी बहुत कुछ कहने को है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब कोई जागता है और नहीं जानता कि क्यों, लेकिन महसूस करता है कि कुछ होने वाला है। यह खिड़की से आती धूप या आंगन के पुराने पेड़ पर पक्षियों का चहचहाना नहीं था। यह कुछ और था, एक हल्की बेचैनी, जैसे जब कोई महसूस करता है कि आत्मा को बिना किसी सूचना के छुआ जाएगा। उस सुबह मैं सामान्य से पहले उठा। मैंने हमेशा की तरह दालचीनी और गुड़ के साथ अपनी चाय बनाई
और गली को जागते हुए देखने के लिए छोटे कमरे के प्रवेश द्वार पर बैठ गया। पड़ोसी अपनी दिनचर्या शुरू कर रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, हलवाई चिल्ला रहा था, अभी अभी भट्टी से निकले हैं, और श्रीमान रविंद्र हर मंगलवार की तरह पौधों को पानी दे रहे थे। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ अलग था। शायद यह इसलिए था कि मैं आखिर में था। शांति। यह इसलिए नहीं कि रोहित के साथ सब ठीक हो गया था, वह अभी भी अंधेरे में था, बल्कि इसलिए कि अब मुझे खुद से कुछ भी नहीं चाहिए था। मैंने बात की थी, मैंने विरोध किया था, मैंने अपना नाम और अपनी कहानी बचाई थी, और इसकी कोई कीमत नहीं। स्कूल में हुई बातचीत के बाद मेरी कहानी गोविंदपुरी में एक अफवाह की तरह नहीं, बल्कि एक मिसाल के तौर पर फैलने लगी। मुझे संदेश, छोटे पत्र और लोग गली में रोककर कहते थे, देवराज जी, हमारे लिए बोलने के लिए धन्यवाद। नुक्कड़ पर मिठाई बेचने वाले एक बुजुर्ग ने मुझसे कबूल किया कि उसके बेटे ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था ताकि वह कोई परेशानी न पैदा करे। एक महिला ने दुकान के सामने रोते हुए मुझे गले लगाया। मेरी पोती मुझे हर दिन घर का बोझ कहती है, और मुझे लगा कि यह सामान्य है, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी। यह बेटे, मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। मैं कभी किसी चीज का उदाहरण नहीं बनना चाहता था। मैंने बस वही बताया जो मैंने जिया। लेकिन ऐसा लगता है कि जब एक बुजुर्ग सच्चाई से बोलता है तो दुनिया अलग तरह से सुनती है। तभी मारियाना ने मुझे कुछ ऐसा सुझाया जो मुझे पहले पागलपन लगा। देवराज जी, क्या आपने और व्याख्यान देने के बारे में सोचा है, और अधिक स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों, यहां तक कि स्थानीय रेडियो स्टेशनों का दौरा करने के बारे में? आपकी कहानी में शक्ति है और आपकी आवाज दिलों को छूती है। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वह मुझे आंखों पर पट्टी बांधकर एक पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कह रही हो। मैं एक राजनेता की तरह व्याख्यान दूंगा। वह हंसी। एक राजनेता की तरह नहीं, आपकी तरह, बस आप होकर। मैंने स्वीकार किया। आत्ममोह के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं समझ गया था कि मेरे जैसे और भी बहुत से लोग थे, और अगर मेरी आवाज एक मार्गदर्शक बन सकती थी, चाहे एक के लिए भी, यह इसके लायक था। हमने छोटे से शुरू किया, गोविंदपुरी में एक पड़ोसी सामुदायिक केंद्र में बुजुर्गों के लिए। मुझे जीवन के अनुभवों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। मैं घबराया हुआ गया, लेकिन एक दादी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आने के लिए धन्यवाद, और मेरे कंपन गायब हो गए। मैंने बात की, मैंने सुना, हम एक साथ रोए। फिर शहर के केंद्र में एक माध्यमिक विद्यालय आया, फिर एक मंदिर, फिर एक स्थानीय रेडियो कार्यक्रम जहां मैंने अपनी कहानी लाइव बताई, और तभी सब कुछ बदल गया। उस साक्षात्कार के एक हफ्ते बाद मुझे एक अप्रत्याशित मुलाकात मिली। वह एक लंबा आदमी था, सफेद दाढ़ी और मोटे चश्मे वाला। उसने खुद को श्री फ्रेडरिक ओर्तेगा, वरिष्ठ नागरिकों की जीवन कहानियों को बचाने के लिए समर्पित एक छोटे सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक के रूप में पेश किया। मैंने आपका मामला देखा है देवराज जी। आपकी गवाही ने कई दिलों को छुआ है। मैं आपको हमारे साथ सहयोग करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। सहयोग? कैसे? हमारी एक परियोजना है जिसका नाम है आवाजें जो बुझती नहीं। हम गांव गोविंदपुरी घरों में जाते हैं। हम बुजुर्गों की यादों को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें प्रसिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वे खो न जाएं। मैं कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। मेरी जिंदगी कौन सुनना चाहेगा? लेकिन उसने जोर दिया, हमने हमेशा उन लोगों को सुना है जो हमेशा रहे हैं। अब हम उन लोगों को सुनना चाहते हैं जो जिए। चुप रहे, विरोध किया। आपकी कहानी गोविंदपुरी के रूप में हमारी स्मृति का हिस्सा है। मैंने सोचने के लिए समय मांगा, लेकिन उस रात मैं सोया नहीं। मुझे अपने पिता की याद आई, जिनकी मृत्यु हो गई बिना किसी ने उनके जीवन के बारे में एक भी पंक्ति लिखे। मेरी माँ की, जो 20 लोगों के लिए खाना बनाती थी, उतने में जितना 5 के लिए पर्याप्त था, और मेरे अलावा कोई भी उनके मिर्च चावल का स्वाद याद नहीं रखता। मुझे अपने राजमिस्त्री साथियों की याद आई, देवराज जी की, जिनकी अपने कमरे में अकेले मृत्यु हो गई बिना किसी को यह जाने कि वह वहां कैसे पहुंचे। और मैंने फैसला किया, हाँ, मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी आवाज सिर्फ मेरी नहीं है। मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। श्री फ्रेडरिक एक रिकॉर्डर, एक नोटबुक और एक युवा महिला जिसका नाम आत्मा था, जो इतनी एकाग्रता से सब कुछ लिखती थी कि मुझे हंसी आ गई। और अगर मैं बोलते समय गलती करता हूं, और भी बेहतर, गलतियां भी कहानी बताती हैं। सेशन कई हफ्तों तक चले। हम सामुदायिक हॉल में या कभी कभी मेरे घर के आंगन में बैठते थे, और हम बस मेरे बचपन के बारे में, पहली बार जब मैंने समुद्र देखा, मैंने अपनी पत्नी से गांव की एक पार्टी में कैसे मुलाकात की, उन जूतों के बारे में जो मुझे फिट नहीं होते थे, अपने भाइयों के साथ हंसी के बारे में, गरिमापूर्ण गरीबी के बारे में, सब कुछ के बारे में बात करते थे। और धीरे धीरे मैं कुछ समझने लगा। मैं सिर्फ एक बुरी पारिवारिक कहानी वाला एक बूढ़ा आदमी नहीं था,
मैं एक ऐसा आदमी था जिसका पूरा जीवन सुनाए जाने के लायक था। एक दिन आत्मा ने मुझसे कहा, देवराज जी, हम आपकी कहानी के साथ एक किताब बनाएंगे, छोटी लेकिन आपकी। हम इसे सरकारी स्कूलों, पुस्तकालयों और सामुदायिक केंद्रों में वितरित करेंगे। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी एक किताब? हाँ, आपकी, ताकि दूसरे सीखें कि आपने जो जिया उसे दोहराए नहीं, और जो लोग उससे गुजर रहे हैं वे जान सकें कि वे अकेले नहीं हैं। मैं रोया, उदासी से नहीं, सम्मान से, यह देखकर कि मेरा जीवन जो कई लोगों के लिए कुछ भी नहीं था, अब उन लोगों द्वारा पढ़ा जाएगा जो मुझे जानते भी नहीं थे। जब पहली प्रति घर आई तो मैंने उसे ऐसे खोला जैसे कोई चमत्कार को छूता है। कवर पर लिखा था, देवराज जी, वह आदमी जिसने खुद को मिटने नहीं दिया। उस दिन मैं अपनी पत्नी की कब्र के सामने बैठ गया। मैंने उसे सब कुछ बताया। मैंने उसे पैराग्राफ पढ़कर सुनाए। मैंने कहा, अरे बूढ़ी, अब हम याद किए जाएंगे। तुम भी उन पन्नों में हो, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं नहीं होता। कुछ दिनों बाद रोहित फिर से आया। वह शिकायतों या आंसुओं के साथ नहीं आया था, वह सम्मान के साथ आया था। मुझे पता था, मैंने इसे पढ़ा था। सब कुछ मैंने नहीं चुकाया, पर धन्यवाद। मैंने सिर हिलाया। ज्यादा नहीं कहा, बस कॉफी के लिए आमंत्रित किया। हमने थोड़ा बात की, पर काफी थी यह समझने के लिए कि कभी कभी पिता और पुत्र के बीच की चुप्पी शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से भर जाती है, कि क्षमा मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है, और कुछ घाव ऐसे होते हैं जो भरते नहीं पर उन्हें गले लगाया जाता है। उस रात सोने से पहले मैंने किताब एक बार फिर खोली, पढ़ने के लिए नहीं, बस उसे हाथों में महसूस करने के लिए। और मैंने सोचा, शायद मैं एक न्यायपूर्ण दुनिया में नहीं जिया। शायद मुझे धोखा दिया गया, अपमानित किया गया, भुला दिया गया, पर मेरी बात सुनी भी गई, मेरा बचाव भी किया गया, और अब मुझे याद भी किया जा रहा है। और यह बेटे, यह मेरे लिए एक प्रकार की विजय है। किताब निकलने के कुछ हफ्तों बाद मुझे फिर से सांस्कृतिक केंद्र से फोन आया। इस बार रिकॉर्ड करने या पाठ सुधारने के लिए नहीं। उन्होंने मुझे कुछ ऐसा प्रस्तावित किया जिसने मुझे कई दिनों तक खामोश कर दिया। देवराज एक शुक्रवार शाम मेरे घर आए। मैं आंगन में एक पुरानी कमीज सिल रहा था जब वह अपनी नोटबुक बगल में दबाए, आंखों में चमक और अपनी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए असामान्य ऊर्जा के साथ दिखाई दी। उन्होंने उसी दृढ़ हाथ मिलाने के साथ मेरा अभिवादन किया जो उनमें हमेशा होता है। वह मेरे सामने बैठ गए और सीधे बोले, देवराज, हम आपको राष्ट्रीय गवाही यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। हम कई राज्यों, ग्रामीण समुदायों, डे केयर सेंटरों, पुस्तक मेलों में जाएंगे। आप हमारे मुख्य अतिथि होंगे। शुरुआत में मैं ठीक से समझा नहीं। यात्रा, गवाहियां, मैं क्यों? उन्होंने समझाया कि किताब के प्रकाशन के बाद कई संस्थानों ने मुझसे बात करने के लिए कहा, न केवल मैंने जो अनुभव किया उसके लिए, बल्कि जिस तरह से मैंने उसका सामना किया उसके लिए भी। लोगों को सच्ची कहानियों की जरूरत है, उन्हें उन लोगों द्वारा सुनाए जाने की जो उन्हें जी चुके हैं। और आपकी आवाज ऐसी है जो भूली नहीं जा सकती, देवराज। मैं थोड़ी देर चुप रहा। फिर मैंने पूछा कि हम कितने समय तक बाहर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये कुछ दिनों की छोटी यात्राएं होंगी, फिर हम वापस आ जाएंगे, कि मुझे स्थायी रूप से घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, पर कुछ समय के लिए छोड़ना होगा। मैंने सिर हिलाया, प्रस्ताव के लिए धन्यवाद दिया, पर सोचने के लिए कुछ दिन मांगे। मैं धीरे से उठा, सुई और कमीज को रखा और बिना कुछ और कहे कमरे में चला गया। उस रात मैं ज्यादा सोया नहीं। मैं छत को देखता रहा, उस फैसले के सभी निहितार्थों के बारे में सोचता रहा। एक ओर मैं सम्मानित महसूस कर रहा था। अपनी कहानी साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाना कुछ ऐसा था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बुढ़ा निकम्मा कहे जाने के बाद जब मैं सीढ़ियों से गिर गया था, जबकि मेरा परिवार मुझे बेदखल करने के दस्तावेज तैयार कर रहा था, अब सैकड़ों लोगों से स्वाभिमान के बारे में बात करने की संभावना एक सपने जैसी लग रही थी। पर दूसरी ओर मेरे भीतर का एक हिस्सा नहीं जानता था कि क्या मुझे यह घर छोड़ना चाहिए। न केवल इसलिए कि मैंने इसे बनाया था, न केवल इसलिए कि मैं यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहता था, मैंने यहाँ अपने बच्चों को पाला था, मैंने यहाँ अपनी जान और दिल को तोड़ दिया था, बल्कि इसलिए भी कि यह जगह मुझे भी जानती है, और जहाँ तुम्हें आत्मा तक जाना जाता है वहाँ से तुम ऐसे ही नहीं चले जाते। मैंने शनिवार को आंगन में घूमते हुए बिताया, सूखी पत्तियां बुहारते हुए, उन पौधों को पानी देते हुए जो मुश्किल से जी रहे थे, कमरे की दीवार को छूते हुए जैसे कोई पुराने दोस्त को सहलाता है। मुझे याद आया जब मैंने वह दरवाज़ा अपने हाथों से लगाया था। मुझे याद आया वह दिन जब हमने अपनी कुतिया चैबेल को नींबू के पेड़ के पास दफनाया था। मुझे अपने पोते को लुका छिपी खेलते हुए याद आया जबकि मैं उसे न मिलने का नाटक करता था। वह सब अभी भी यहाँ हर कोने में धड़कता हुआ जीवित है। और फिर मैंने खुद से पूछा, क्या कोई पेड़ को मारे बिना
उसकी जड़ को अपने साथ ले जा सकता है। रविवार दोपहर रोहित ने मुझे रसोई में पाया। मैं कॉफी बना रहा था। उसने मुझे अन्य समय की तुलना में अधिक शांति से देखा। आंखों में सम्मान की एक छाया थी। उसने मुझे बताया कि उसने देवराज के प्रस्ताव के बारे में सुना था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं इसे स्वीकार करने की सोच रहा हूं। मैंने उससे कहा कि मुझे अभी भी नहीं पता। वह थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। बाबूजी, अगर आप जाने का फैसला करते हैं तो बिना डर के जाइएगा। यह घर आपका इंतजार करेगा। कोई और इसे हाथ नहीं लगाएगा, मैं आपसे वादा करता हूं। और पहली बार मुझे असुरक्षित महसूस नहीं हुआ। पहली बार मुझे लगा कि ये शब्द एक बेटे के थे, किसी अजनबी के नहीं। उस रात मैं अपनी पत्नी की वेदी के सामने बैठ गया। मैंने एक दीपक जलाया, उससे धीमी आवाज में बात की, जैसे मैं तब करता था जब वह अभी भी मेरे बगल में सोती थी। मैंने कहा, अरियो सुनती हो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए चला जाऊं तो? और अगर मैं अपनी यादें दूसरी जगहों पर ले जाऊं तो? प्रसिद्ध होने के लिए नहीं, तालियां बजवाने के लिए नहीं, बस इसीलिए कि कोई और वह महसूस न करे जो हमने महसूस किया। परित्याग की वह ठंडक, मिटा दिए जाने का वह दुख। मुझे लगा कि दीपक थोड़ा और जोर से कांपा और मैंने उसे हां माना। सोमवार को मैंने देवराज को फोन किया। मैंने उनसे कहा कि मैं स्वीकार करता हूं, कि मैं जाऊंगा, कि मैं बात करूंगा, पर मैंने एक शर्त रखी कि हर जगह जहां हम जाएं वे मुझे भी सुनने दें। मैं सिर्फ बोलने वाला नहीं बनना चाहता था। मैं अन्य आवाज़ों, अन्य दादा दादी, अन्य भुला दिए गए लोगों की आवाज़ें इकट्ठा करने वाला बनना चाहता था। क्योंकि कई कहानियां दफन हैं देवराज, और अगर मैं उन्हें खोदने में मदद कर सकता हूं तो यह यात्रा सार्थक होगी। और इस तरह तैयारी शुरू हुई। उन्होंने मुझे एक छोटा सूटकेस, आरामदायक कपड़े, नए जूते दिलाने में मदद की। नेहा ने मुझे एक नोटबुक उपहार में दी जिस पर कवर पर एक वाक्य लिखा था, आपकी कहानी बीज है, राख नहीं। मैं भावुक हो गया, इतना कि मैंने उसे मोहल्ले के पंडित जी से आशीर्वाद दिलवाया। अंधविश्वास के कारण नहीं, कृतज्ञता के कारण। पहली यात्राएं पास ही थीं। एक ग्रामीण कस्बा जहां बुजुर्गों को डॉक्टरों या सहायता तक पहुंच नहीं थी। मैंने एक अस्थायी पंडाल के नीचे अपनी कहानी सुनाई। चारों ओर प्लास्टिक की कुर्सियां थीं। बच्चे पीछे खेल रहे थे और बुजुर्ग चुपचाप रो रहे थे जब मैं बोल रहा था। बाद में उन्होंने भी अपनी कहानियां सुनाई। एक 90 वर्षीय महिला ने मुझे बताया कि उसकी बेटी ने उसे 20 साल से गले नहीं लगाया था। एक आदमी ने कबूल किया कि वह बीमार होने का नाटक करता था ताकि उसका पोता उससे मिलने आए। ये बातें, रोहित, किसी भी चोट से ज्यादा दर्द देती हैं। फिर हम एक दूसरे राज्य गए, एक पुस्तक मेला। मैं एक छोटे साधारण मंच पर बैठा और हमेशा की तरह उसी स्वाभाविक, सीधी, बिना किसी दिखावे के अंदाज में बात की। और अंत में एक युवती आंखों में आंसू लिए मेरे पास आई। उसने कहा कि मुझे सुनने के बाद वह अपने दादाजी को फोन करने वाली थी, जिनसे वह कई सालों से बात नहीं करती थी। धन्यवाद देवराज, आपने मुझे सब कुछ अलग तरह से देखने पर मजबूर कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं, बस मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही दिन बीतते गए, यात्रा करते हुए, सुनते हुए, बताते हुए, रोते हुए भी, क्योंकि हर नई आवाज एक खुला घाव थी, लेकिन एक बोया गया बीज भी थी। हर साझा की गई कहानी अंधकार के खिलाफ एक चिंगारी थी। और इन सब में मैं अनजाने में ठीक होता गया, क्योंकि ठीक होना, रोहित, हमेशा भूलना नहीं होता। कभी कभी ठीक होना यह समझना होता है कि जो दर्द झेला गया वह व्यर्थ नहीं था, कि घाव न भूलने के लिए है, बल्कि न दोहराने के लिए भी है। एक शाम जब हम वापसी की बस का इंतजार कर रहे थे, फेडेरिकोजी ने मुझसे पूछा, जानते हो देवराज, इन यात्राओं में तुम सबसे कीमती चीज क्या ले जा रहे हो? मैंने कहा कि नहीं। मुझे लगा कि वह किताब, शब्दों, रिकॉर्डिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारा मौन जो दूसरों को बोलने के लिए जगह देता है, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा बिना न्याय किए देखने का तरीका, तुम्हारी उपस्थिति। और तब मुझे समझ आया, यह केवल मेरी कहानी नहीं थी, यह सबकी थी, और मैं केवल एक माध्यम था। एक लंबी यात्रा के बाद घर लौटना हमेशा कुछ अजीब होता है। व्यक्ति झात को पीछे छोड़ देता है ताकि वह आगे क्या है उसे खोज सके, और जब वह लौटता है तो वह पहले जैसा नहीं रहता। सब कुछ अपनी जगह पर है। हाँ, दीवारें, फर्नीचर, पेड़, जंग लगा दरवाजा, लेकिन हवा में, गंध में, मौन में कुछ ऐसा है जो अब वैसा नहीं है। जैसे कि घर भी तुम्हें नई आंखों से देख रहा हो, धीमी आवाज में पूछ रहा हो, तुमने बाहर क्या सीखा? लगभग 2 महीने तक अलग अलग गांवों की यात्रा करने, अपनी कहानी साझा करने और दूसरों की सुनने के बाद मैं गोविंदपुरी लौटा। मेरा सूटकेस थोड़ा और भरा हुआ था।
शरीर ज्यादा थका हुआ था, लेकिन आत्मा पहले से कहीं ज्यादा जागी हुई थी। जोसेफ रामन मुझे स्टेशन पर लेने आए थे। उनके पास अपनी पुरानी टोपी और हमेशा की तरह वही थर्मस था जिसमें कड़क चाय थी। रास्ते में हमने ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने बस पूछा कि मेरी यात्रा कैसी रही और मैंने कहा, मैंने जूतों से ज्यादा डायरियां भरी। वह हंसे। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कुछ नहीं कहा। अपने घर की गली में पहुंचते ही मैंने तुरंत कुछ अलग देखा। घर का बाहरी हिस्सा रंगा हुआ था, कुछ असाधारण नहीं, लेकिन साफ हल्के रंग का जो उसे ताजगी दे रहा था। खिड़कियों पर नए पर्दे थे और बरामदे में एक बोगनविलिया का पौधा था जिसे मैंने वहां नहीं छोड़ा था। मैं अचानक रुक गया। मैंने जोसेफ रामन की ओर देखा जो बस मुस्कुराए। लगता है जब तुम नहीं थे तब किसी ने कुछ काम करवाए हैं। मैंने कुछ नहीं पूछा। मैं धीरे धीरे फाटक तक चला जिसे भी ठीक किया गया था। वह पहले की तरह चरमराता नहीं था। मैंने उसे धीरे से धकेला और अंदर चला गया। जो मैंने देखा उसने मुझे निःशब्द कर दिया। मेरा छोटा कमरा वैसा ही था, लेकिन घर का बाकी हिस्सा बदल गया था। यह कोई आलीशान नवीनीकरण नहीं था और न ही कुछ असाधारण। यह था देखभाल, बारीकी, सम्मान। रसोई व्यवस्थित थी, दीवारें साफ थीं। मेज पर ताजे फूलों का एक छोटा गुलदस्ता। एक कोने में मेज पर मेरी एक तस्वीर वाला एक फ्रेम, उन तस्वीरों में से एक जो किताब के लिए इस्तेमाल की गई थी, और हाथ से लिखा एक छोटा सा संकेत था। हार न मानने के लिए धन्यवाद। मैं बैठ गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरे पैर थोड़े कांप रहे थे, लेकिन शारीरिक कमजोरी से नहीं। यह कुछ और था। यह आत्मा का बोझ छोड़ना था। यह ऐसा था जैसे घर, मेरा घर, मुझसे कह रहा हो, सचमुच आपका स्वागत है। कुछ मिनटों बाद रोहित आंगन के दरवाजे पर दिखाई दिया। वह सिर झुकाए हुए नहीं आया था, न ही उसकी आंखों में आंसू थे। वह दृढ़ता से आया था, विनम्र, लेकिन एक पुरुष की तरह। वह बिना किसी जल्दबाजी के पास आया, मेरे सामने बैठ गया और गहरी सांस ली। पिताजी, मुझे नहीं पता था कि आप लौटेंगे, लेकिन मैंने तय किया कि यदि आप लौटते हैं, आपको यह घर वैसा ही मिलना चाहिए जैसा आप हकदार हैं, वैसा नहीं जैसा मैंने इसे पहले छोड़ा था। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उसे देखा, इंतजार किया। मेरे पास कोई तैयार भाषण नहीं है, मेरे पास केवल कर्म है। मुझे समझ आने लगा था कि बिना कर्म के शब्दों का कोई मूल्य नहीं होता। इसीलिए मैंने यात्रा के दौरान आपको नहीं लिखा। मैंने चाहा कि आप इसे खुद देखें। वह शांति से बात करता रहा, कुछ भी जबरदस्ती नहीं कर रहा था। फिर वह उठा, पीछे वाले कमरे में गया और एक बक्सा लेकर लौटा। उसने उसे मेरे सामने रख दिया। यह आपका है, मैंने सब कुछ रखा है, औजार, तस्वीरें, पुराने पत्र, आपकी डायरियां। मैंने कुछ भी नहीं फेंका और मुझे कुछ कानूनी कागजात भी मिले जो घर का नाम बदलने के लिए अधूरे थे। अब सब कुछ ठीक है, आप एकमात्र मालिक हैं। मालिक। मैंने वो बक्सा लिया, ढक्कन खोला। उसमें मेरी चीजें थीं, मेरा अतीत था, लेकिन चीजों से ज्यादा। मुझे लगा कि रोहित बिना कहे मुझे कुछ और लौटा रहा था जो पाना ज्यादा मुश्किल था। मेरी जगह। हमने घंटों बातें की, उस बारे में नहीं जो बीत चुका था, वो तो खामोशियों में ही कह दिया गया था, बल्कि उस बारे में जो आने वाला था। उसने मुझे बताया कि उसने एक स्थानीय संस्था में भी व्याख्यान देना शुरू कर दिया है, जो बुजुर्गों के साथ काम करती है, वक्ता के तौर पर नहीं, बल्कि स्वयंसेवक के तौर पर। पढ़ने में मदद करना, जिनके परिवार नहीं हैं उनके साथ रहना, सुनना। उसने कहा कि उसने मेरी वजह से शुरुआत की थी, लेकिन उनके लिए वहीं रुक गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला बेटा नहीं हूं जो असफल रहा, लेकिन मैंने यह भी समझा कि गलती के बाद भी कुछ अच्छा किया जा सकता है। मैंने उसे टोका नहीं, बस सिर हिलाता रहा, क्योंकि उसकी आवाज में अब कोई सफाई नहीं थी, सिर्फ दृढ़ निश्चय था। उस रात मैं इतने सुकून से सोया जितने समय से नहीं सोया था। खिड़की खुली थी, ताज़ी हवा अंदर आ रही थी और दिल शांत था। मैं सुबह उठा और आंगन में गया। आसमान साफ था, चिड़ियां गा रही थीं, और दूर नींबू के पेड़ के पास मेरा पोता, हाँ वही जो पहले मुझे नजरअंदाज करता था, एक बड़े गुलदस्ते से पौधों को पानी दे रहा था। दादाजी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? यह वाक्य किसी भी भाषण से ज्यादा कीमती था। हम वहीं रुके रहे, साथ मिलकर पानी देते रहे। उसने मुझसे यात्राओं के बारे में पूछा, गांवों के बारे में, उन लोगों के बारे में जिनसे मैं मिला था। उसने ध्यान से सुना, मानो उसे आखिरकार समझ आ गया हो कि हम बूढ़ों के पास भी महत्वपूर्ण कहानियां होती हैं। नाश्ते के बाद मैं अपनी डायरी हाथ में लिए बैठक के सोफे पर बैठ गया, लिखने के लिए नहीं, बस उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि अब मुझे पता है कि अगले पन्ने अकेलेपन के नहीं बल्कि निरंतरता के होंगे। और मुझे आखिरकार समझ आ गया कि कोई घर लौटकर उसे पहले से ज्यादा जीवंत पा सकता है।
कोई नहीं चुनता कि वह कैसे पैदा होता है। वह अपना उपनाम नहीं चुनता, न जगह न समय। वह उस परिवार को नहीं चुनता जो उसे स्वीकार करता है, न पहली बातें जो वह सुनता है, न वह जमीन जहां वह चलना सीखता है। लेकिन सालों के साथ कोई यह जरूर चुनता है कि जीवन को कैसे देखे, और सबसे बढ़कर कोई यह चुनता है कि जब कोई उसकी कहानी नहीं पूछ रहा हो तो वह कौन सी कहानी छोड़ना चाहता है। आज मैं आंगन में बैठा, जैसा कि मैं हर शाम करता हूं, अपनी मिट्टी के कप में कॉफी और एक नई डायरी के साथ जो मेरे पोते ने मुझे दी थी। कवर पर लिखा था, ताकि तुम कभी कहानी सुनाना ना छोड़ो। उसने मुझे एक शर्मीली मुस्कान के साथ दी, जैसे कि वह समझता हो कि दादाजी का समय भी एक खजाना है। मैं भावुक हो गया, इसीलिए नहीं कि उसने मुझे एक नोटबुक दी, बल्कि इसलिए कि उसने मुझे कुछ ऐसा दिया जो मुझे लगा कि मेरे पास अब नहीं था। ध्यान। जब से मैं यात्राओं से लौटा और मैंने अपना घर व्यवस्थित पाया, मेरी चीजें अपनी जगह पर, और रोहित अहंकार से ज्यादा सच्चाई के करीब, सब कुछ धीरे धीरे बदल गया है। चमत्कारिक रूप से नहीं या भावुक भाषणों से नहीं, बल्कि छोटे लगातार कामों से। कभी कभी हम बिना बात किए फुटबॉल देखने बैठ जाते हैं। कभी कभी हम नाश्ता चुपचाप करते हैं, सिर्फ एक ही रोटी साझा करते हुए। और कभी कभी वह घंटों के लिए चला जाता है, लेकिन वह मेरे लिए एक नोट छोड़ जाता है, मैं शाम को वापस आ रहा हूं, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए मीठी रोटी लाऊं? यह बेटा माफी से बढ़कर है। यह पहचान है, यह उपस्थिति है। मैं देवराज के साथ सांस्कृतिक केंद्र में फिर से जाने लगा हूं। उसने मुझसे अन्य बुजुर्गों को उनकी यादें रिकॉर्ड करने में मदद करने के लिए कहा, नायक के रूप में नहीं, बल्कि एक साथी के रूप में। और मैंने स्वीकार किया, क्योंकि मुझे कुछ समझ में आया। किसी को हजारों लोगों द्वारा सुनने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी अकेला व्यक्ति ही काफी होता है, ताकि कोई अदृश्य महसूस न करे। कई बुजुर्ग डर के साथ आते हैं, वे नहीं जानते कि कहां से शुरू करें। वे अपनी पीड़ाएं बताते हुए हास्यास्पद महसूस करते हैं, लेकिन जब वे मुझे अपनी डायरी में चीजें लिखते हुए देखते हैं तो वे खुल जाते हैं, और फिर सुंदर कहानियां निकलती हैं। युद्ध के समय के प्यार की कहानियां, उन बच्चों की कहानियां जिन्होंने रेगिस्तान पार किया, खोई हुई जमीनों की, भूख की कगार पर की गई प्रार्थनाओं की, उन माताओं की कहानियां जिन्होंने जड़ी बूटियों और गीतों से इलाज किया। मैं बस सुनता हूं, कभी कभी लिखता हूं, दूसरी बार मैं बस सिर हिलाता हूं और सोचता रहता हूं, यह जीवन कितना समृद्ध है जब सच्चाई बताकर इसका सम्मान किया जाता है। कुछ दिन पहले एक लड़के ने मुझसे एक बातचीत में पूछा, देवराज जी, आपने अपने जीवन में सबसे कठिन क्या अनुभव किया है? और बिना सोचे मैंने जवाब दिया कि वह पल जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे अपने घर में मेरी आवाज अब मायने नहीं रखती थी। उस वाक्य से कई लोगों को दर्द हुआ। मैंने देखा, लेकिन यह सच था, और इसलिए मैंने यह भी जोड़ा, लेकिन मैंने सीखा कि कभी कभी आवाज उठाना दूसरों के सुनने के लिए नहीं, बल्कि खुद को यह याद दिलाने के लिए होता है कि आप अभी भी जीवित हैं। वे मुझसे यह भी पूछते हैं कि क्या मैंने माफ कर दिया, और मैं हमेशा वही जवाब देता हूं, मैं हर दिन ऐसा करना सीख रहा हूं। मेरे लिए माफी कोई एक कार्य नहीं है, यह किसी कागज पर हस्ताक्षर करने जैसा नहीं है, यह आंगन में झाड़ू लगाने जैसा है। इसे बार बार करना पड़ता है, क्योंकि हवा हमेशा नई पत्तियां लाती है, और कोई अगर उन्हें साफ नहीं करता तो उन चीजों से ठोकर खाकर गिर जाता है जो उसने बोई भी नहीं थी। आज मैं कह सकता हूं कि मुझे न तो भविष्य का डर है और न ही मृत्यु का, इसलिए नहीं कि मैं बहादुर हूं, बल्कि इसलिए कि अब मैं किसी का कुछ भी देनदार नहीं हूं। मैंने तब लड़ाई लड़ी जब जरूरत थी, मैंने तब खामोशी अख्तियार की जब दिल ने चाहा, मैंने तब बात की जब आत्मा ने चीख चीख कर कहा कि मैं चुप नहीं रह सकता, और मैंने शर्म के बिना रोया जब कोई और रास्ता नहीं बचा था। मैंने चीजें खोई हैं, हाँ, दोस्त, जवानी, ताकत। मैंने उन लोगों पर भरोसा खो दिया जिनसे मैं प्यार करता था। मैंने उन रंजिशों में समय बर्बाद किया जो किसी काम नहीं आई। मैंने खोया था, पूरे दिन इंतजार करता रहा एक माफी का जो कभी नहीं आई। लेकिन मैं जीता भी। मैंने आत्मसम्मान जीता, मैंने एक दृढ़ दृष्टि जीती, मैंने यह निश्चितता जीती कि भले ही वे मुझे मिटाना चाहते थे, मैंने अपना नाम उन दीवारों पर लिख दिया जिन्हें मैंने खुद बनाया था। अब जब मैं गोविंदपुरी में घूमने निकलता हूं तो लोग मुझे स्नेह और प्रशंसा के मिश्रण के साथ नमस्कार करते हैं, न कि किसी नायक या किसी मशहूर हस्ती के रूप में। वे मुझे उस बूढ़े आदमी के रूप में नमस्कार करते हैं जो अभी भी खड़ा है, जो वृद्धाश्रम नहीं गया, जिसने खुद को चुप नहीं होने दिया। और यह किसी भी पदक से ज्यादा मायने रखता है। मैंने अपने पोते के लिए पत्र लिखना शुरू कर दिया है, इसलिए नहीं कि मैं जल्द ही जाने वाला हूं, बल्कि इसलिए कि मैं उसे तस्वीरों से कुछ ज्यादा देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वह जाने कि उसका दादा कौन था, उसने क्या सपने देखे थे, उसे क्या डर था, वह क्या प्यार करता था। और मैं चाहता हूं कि वह समझे
कि कोई भी व्यक्ति उम्र से बुद्धिमान नहीं होता, बल्कि सवाल पूछना न छोड़ने से होता है। कभी कभी मैं देर रात जागता हूं और अपनी पत्नी के बारे में सोचता हूं कि काश वह ये सब देखती, कि वह मेरे बगल में बैठी मेरा हाथ पकड़े होती, कि वह लोगों को आदर से देवराज कहते सुनती, दया से नहीं। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि किसी न किसी तरह वह हर उस चीज़ में है जो मैंने हार माने बिना हासिल की। हर बार जब मैंने गले में चीख जलने पर भी शांति से बात करना चुना, हर उस साधारण हाव भाव में जो मुझे मेरी इंसानियत लौटाता है। और अगर मैं एक आखिरी शब्द लिख पाता, केवल एक, तो वह यह होता, धन्यवाद। जीवन को धन्यवाद जिसने मुझे दूसरा मौका दिया। उन लोगों को धन्यवाद जिन्होंने मुझ पर तब विश्वास किया जब मुझे खुद पर सबसे ज्यादा संदेह था। उन लोगों को धन्यवाद जिन्होंने मुझे धोखा दिया क्योंकि उन्होंने मुझे अपना बचाव करना सिखाया। उन लोगों को धन्यवाद जिन्होंने तब मेरी मदद की जब मैं लगभग जमीन पर था। उस दर्द को धन्यवाद जिसने मुझे मारा नहीं, बल्कि मुझे उजागर किया। तुम जो यह सुन रहे हो, तुम्हें मैं एक सलाह देता हूं। जब कुछ दर्द दे तो चुप मत रहो। जब तुम्हें भुला दिया जाए तो खुद को अकेला मत करो। केवल इसलिए कि तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं, यह स्वीकार मत करो कि तुम्हें मिटा दिया गया है। तुम्हारी कहानी मायने रखती है, तुम्हारी आवाज मायने रखती है, तुम्हारी झुर्रियां नक्शे हैं, और तुम्हारा धीमा कुदम दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता है जो अभी तक नहीं जानते कि कहाँ जाना है। और अगर किसी दिन कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम बोझ हो, तो यह याद रखना, एक बूढ़ा पेड़ अपने लिए छाया नहीं देता, वह अपने बाद आने वालों के लिए देता है। तुम्हें यह विश्वास न दिलाए कि तुम अब किसी काम के नहीं हो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास याददाश्त है, अगर तुम्हारे पास शब्द हैं, अगर तुम्हारे पास दिल है, तो तुम अभी भी किसी की दुनिया बदल सकते हो। और वह, बेटे, वह काफी से ज्यादा है।